मैं गारंटी देता हूं आपके चैनल पे बैठ के मैं ये चैलेंज करता हूं, ये कितना ही दम लगा लें जो ये प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी के जो बड़े बड़े चेहरे और अमित शाह को जो ये चाणक्य बताते हैं, ये कितना ही कुछ कर लें, इनके चाणक्य भी धरे के धरे रह जाएंगे, इनके मोदी और योगी भी धरे के धरे रह जाएंगे। यदि ये 50 सीटों से ऊपर ले आए यूपी के अंदर, तो जो आप सजा कहेंगे वो सजा हम लेने के लिए तैयार। वो खट्टर की साजिश नहीं है, वो साजिश ऊपर से चल रही है, वो साजिश अमित शाह के ऑफिस से चल रही है और मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। ये इनकी साजिश ये है कि भाई हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटा के हरियाणा में ही कहीं अलग अलग लगा लेंगे। जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति आपके परिवार की, आपकी बापूती है क्या? आप ही आप लड़ेंगे और कोई दूसरा लड़ेगा तो आपको पेट में दर्द हो जाता है। साहब, अगर दुष्यंत चौटाला ने बोल दिया तो मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने में इतराज क्या है? दुष्यंत चौटाला अपने घर से 10 लोगों की कुर्बानी दे के दिखा दे। यदि वो 10 लोगों की कुर्बानी समाज के लिए दे देता है वो, तो उसको हम हमेशा के लिए मंत्री बना देंगे और जितना वो पैसा कहेगा उसको पैसा भी दे देंगे। पहले अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी तो दे के दिखा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला ये है कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर, और 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो प्रदेश हैं उनके जो राज्यपाल हैं उनके ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय के नाम कि ये जो कानून है वो वापस होने चाहिए, एमएसपी पर लिखित में गारंटी होनी चाहिए। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ जी हैं, इनके साथ बात करते हैं। 7 महीने हो गए अभिमन्यु, हम देखते आ रहे हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 7 महीने, 500 के करीब किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन 26 जनवरी के बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपके नेता कई बार आह्वान कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं। जो देश के कृषि मंत्री वो बोलते हैं कि हम आधी रात को तैयार हैं, प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं एक फ़ोन कॉल की दूरी है, लेकिन ना तो वो फ़ोन कॉल हुआ और ना ही तैयार हुए वो बातचीत के लिए। तो फिर बात बनेगी कैसे जब सरकार तैयार ही नहीं है और आप लगातार उस पर डटे हुए हैं? तो बात फिर कैसे बनेगी? देखिए, जहां तक आपने बात कही कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री के बयानों की या उनके स्टेटमेंट्स की, तो वो स्टेटमेंट सारी की सारी फर्जी स्टेटमेंट है। कृषि मंत्री बोलते हैं कि कानून तो रद्द नहीं होंगे, कुछ और बात करनी हो, संशोधन की बात करनी हो तो आधी रात को भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, हमें जिस मुद्दे पे बात करनी है कानून रिपील कराने के लिए, उस पे तो आप पहले ही कहते रहे कि इस पे बात नहीं होगी, तो फिर हम क्या बात करेंगे वहां पे? कोई हमारा ये कोई निजी मसला थोड़ी है, कोई हमारे स्वार्थ का मसला थोड़ी है कि हमें वहां पे जाके कोई और बात करनी है, कोई हमें प्रॉपर्टी थोड़ी बनानी है, कोई हमें नौकरी थोड़ी लेनी है जो उस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारा मुद्दा बड़ा सिंपल है, 3 काले कानून आप रिपील कीजिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। और हमारे उसके पीछे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। 11 दौर की बैठकों में हमने एक एक करके सेक्शन वाइज मंत्रियों को ये बताया कि इस सेक्शन में ये दिक्कत, इस सेक्शन में ये दिक्कत, इस सेक्शन में ये दिक्कत। ना मंत्री जवाब दे पाए, ना उनके अधिकारी जवाब दे पाए। उसी के बाद उन्होंने कहा कि हम इसमें जितने संशोधन आप कहेंगे उतने हम संशोधन कर देंगे। अब आप देखिए, किसी भी कानून में संशोधन तब होता है जब वो कानून बहुत पुराना हो जाए, आउटडेटेड कानून हो जाए। ठीक है, तो उसमें कहते हैं भाई ये 50 साल पहले, 100 साल पहले बना था, इसमें संशोधन कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए। अरे भाई, 6 महीने पुराने कानून में सरकार खुद संशोधन को तैयार हो गई, यानी कानून तो गलत है ना, ये तो सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब हम जो बात कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेंडमेंट से नहीं सुधर सकती। ठीक है, जैसे कंसेप्ट है प्राइवेट मंडी का। हाँ, आप उसमें कितना ही संशोधन कर लीजिए, प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट अपने आप में फ्रॉड कंसेप्ट है। गवर्नमेंट एपीएमसी का खत्म करने का जो कंसेप्ट है, ये अपने आप में फ्रॉड कंसेप्ट है ये। हाँ। आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में सरकारी प्रोक्योरमेंट सिस्टम खत्म हुआ, आज क्या नतीजा है अमेरिका के किसानों का? अमेरिका के किसानों पे लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है आज के दिन। वहां की सरकार ने 2018 में 847 बिलियन यूएस डॉलर की डायरेक्ट सब्सिडी दी है। मुझे आप बताइए, यदि ये प्रो मार्केट, ये प्रो जो ये फ्री ट्रेड पॉलिसीज हैं, यदि ये इतनी अच्छी होती, यदि ये प्राइवेट मंडियों का कंसेप्ट इतना अच्छा होता और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम इतना ही गंदा होता, तो आज अमेरिका के किसान इतनी भारी भरकम सब्सिडी लेने पे मजबूर क्यों हैं? ये आप सब कह चुके हैं और मेरे को लगता है आपकी जो मीटिंग हुई होगी उसमें भी आपने कही होगी, लेकिन सरकार तैयार नहीं। आफ्टर ऑल, अगर आप मान ले, आप भी मानते होंगे कि सरकार अब कानून वापस नहीं लेती, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, बंगाल में इनको अच्छा सबक सिखाया और ये लोग खुद भी मानते हैं इस चीज को। आप देखिए,
जब संयुक्त किसान मोर्चा वहां पे गया, हाँ। मान लीजिए हम गए, हम एक 10 मार्च की पंचायत में थे, अन्य नेता 12 मार्च की पंचायत में गए, 14 मार्च की पंचायतों में गए, हम वहां पे कोई निजी हैसियत से नहीं गए। जो पिछले 6-7 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के तप तपस्या और साधना कर रहे हैं, उनकी आवाज लेके हम बंगाल गए थे। और मुझे वो दिन याद है जब 10 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, ये कलकत्ता के अंदर, सेंट्रल कलकत्ता में, वहां पे एक स्ट्रीट है उसके ऊपर हुई थी। तो हमने ऐसे अपनी झोली फैला के, बिल्कुल झोली फैला के हमने ये मांगा था बंगाल के किसानों से कि जो आपके किसान भाई जो साधना कर रहे हैं, जो उन्होंने शहादत दी, जो उन्होंने बलिदान दिया है, अब ये वक्त आ गया है कि आप उस बलिदान का सम्मान करें। वो भाई आपके लिए बैठे हैं। जब हमने उनको एमएसपी के बारे में बताया, हमने बताया जब एमएसपी गारंटी कानून हो जाएगा तो मान लीजिए अगर धान का एमएसपी 1940 रुपए है तो 1940 ही आपको मिलेंगे। तो उनको एक नई चीज लगी है, उनको एमएसपी शब्द ही नहीं सुना था। चलिए, बंगाल वालों ने अगर आपकी बात मान ली, मैं कंक्लूड कर देता हूं इस बात को। तो वहां पे आप देखिए हुआ क्या, मोर्चा के वहां जाने से पहले, किसानों की आवाज, किसानों की बात वहां जाने से पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा चरम पे हो गया था और लग रहा था चुनाव हिंदू मुसलमान पे होगा। हाँ। लेकिन जब देश के किसानों की आवाज पहुंची तो हिंदू मुसलमान मुद्दा गायब हो गया और देश का किसान मुद्दा बन गया। और जो 200 पार की बात करती थी बीजेपी, उस 7 सीटों पे सिमट गई। अब मिशन यूपी होगा और जो इनको बंगाल में चोट लगी है उससे 10 गुना ज्यादा चोट इनको यूपी में लगेगी। और जो हमारा टारगेट हो, मैं बिल्कुल साफ बता दे रहा हूं, हमारा टारगेट किसी पार्टी को जितवाना नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट बीजेपी को हरवाना है। और वो क्यों हरवाना है? क्योंकि ये किसान विरोधी है, भाईचारे विरोधी है, नौजवान विरोधी है, देश विरोधी पार्टी है ये। हमारा जो टारगेट वहां रहेगा वो ऐसा रहेगा, हमारा टारगेट कि गांव में इनके लोगों को वोट मांगने के लिए नहीं घुसने देंगे। कोई ऐसा गांव में आदमी नहीं बचेगा जो कहते हैं ना बूथ एजेंट जो होते हैं, जो इनका झोला पकड़ के बैठते हैं चुनाव वाले दिन, इनको गांव में अपना कोई बूथ एजेंट बनाने के लिए भी आदमी नहीं मिलेगा। आज इनका सर्वे है, ये बार बात कहें या नहीं कहें, लेकिन इनका इंटरनल सर्वे है कि इनको 50 सीटें नहीं आ रही हैं यूपी में। अभी तो हमने सिर्फ मिशन का ऐलान किया है। जब हम मिशन को लागू करेंगे आने वाले समय में, बहुत बड़े और भव्य तरीके से वो मिशन लागू होगा, मिशन यूपी किसानों की तरफ से। मैं गारंटी देता हूं, आपके चैनल पे बैठ के मैं ये चैलेंज करता हूं, ये कितना ही दम लगा लें, जो ये प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी के जो बड़े बड़े चेहरे और अमित शाह को जो ये चाणक्य बताते हैं, ये कितना ही कुछ कर लें, इनके चाणक्य भी धरे के धरे रह जाएंगे, इनके मोदी और योगी भी धरे के धरे रह जाएंगे। यदि ये 50 सीटों से ऊपर ले आए यूपी के अंदर, तो जो आप सजा कहेंगे वो सजा हम लेने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन यूपी क्या है, क्या करेंगे मतलब आप? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का जो मिशन यूपी है वो ये है कि गांव-गांव में जाके लोगों को लामबंद करना है अपने इश्यूज पे। उसका तरीका कोई भी हो सकता है, वो रैलियों के जरिए भी हो सकता है, वो यात्राओं के जरिए भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटीज में जो छात्र हैं, जो हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे देश का ब्रेन है, जो वहां पे उनसे इंटरेक्शन के जरिए भी हो सकता है। गांव-गांव में टोलियां भी जा सकती हैं। वो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है और बहुत जल्दी हम उसकी घोषणा करने वाले हैं। हमारा एकमात्र जो लक्ष्य रहेगा वो ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। जो पार्टी यूपी में स्ट्रांग होती है वही देश की राजनीति में चलती है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें, 10-12 राज्यसभा सीटें भी होंगी। हमारा टारगेट ये है कि अक्सर जो हमारे यूपी के भाई हैं, कभी उनको धर्म के नाम पे बहका दिया जाता है, कभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पे बहका दिया जाता है, वो उस चीज के बहकावे में ना आए, वो मंदिर मस्जिद की बात ना करें, वो देश के किसान, मजदूर, नौजवान के मुद्दों की बात करें और अपने मुद्दों पे वोट डालें। हमें इतना विश्वास है जब हमारे देश का समाज अपने मुद्दों पे, अपने सामाजिक मुद्दों पे वोट डालना सीख जाएगा, तो किसी राजनीतिक पार्टी की औकात या हैसियत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल भी सके। संयुक्त किसान मोर्चा की सभी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगी यूपी में, सभी मिलकर करेंगे? सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड में शामिल होंगी। लेकिन ये देखने को मिला है, संयुक्त ये जो आंदोलन चल रहा है आपका, पश्चिमी यूपी को छोड़कर बाकी जो इतना बड़ा यूपी है वहां से किसान नहीं आए, तो बहुत कम आए हैं आंदोलन में। तो आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी को छोड़कर बाकी जगह असर होगा आपका, जो आप बात बोलेंगे वहां पे? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। हाँ। आप सोनीपत को पार करेंगे, यहाँ से यूपी शुरू होता है और आप बिहार तक चले जाएंगे, बक्सर तक, आरा तक चले जाएंगे, वहां तक यूपी है। हाँ। आपको स्थिति समझनी पड़ेगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो थोड़े बहुत ठीक ठाक एक एवरेज है, जिस तरीके से हरियाणा में है, पंजाब में है, मामूली सी समृद्धि है उनके अंदर। लेकिन आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, अब बुंदेलखंड के इलाके में चले जाएंगे, वहां पे लोगों को खाने के लिए आटा नहीं है।
वहां पे लोग आज भी घास की रोटियां खाते हैं, ये स्थिति है। वहां पे लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, वहां सूखा पड़ता है, वहां 20 किलोमीटर से रोजाना पीने का पानी लेके आना पड़ता है। यदि आप वहां के किसानों से ये उम्मीद करेंगे कि वो 15,000 का डीजल डलवा के अपना ट्रैक्टर बॉर्डर पे ले आएगा, तो शायद ये उम्मीद ठीक नहीं होगी। लेकिन अब देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत इलेक्शन हुए, बीजेपी की सबसे बुरी हालत तो पूरी उत्तर प्रदेश में हुई है। जो इनके गढ़ माने जाते हैं, बनारस और अयोध्या, जहां पे ये धर्म का पाखंड सबसे ज्यादा करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को जो बांटते हैं, वहां पे इनकी सबसे बुरी हालत है। तो वहां पे आंदोलन है, लेकिन हर जगह का आंदोलन का स्वरूप अपना अलग होता है। हर जगह के लोगों का सोचने का और काम करने का तरीका अलग होता है। पंजाब के भाई हैं, वो अलग तरीके सोचते हैं, हरियाणा वाले अलग तरीके सोचते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले अलग तरीके सोचते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग तरीके से सोचता है। ये भारत अलग अलग सोच का एक देश है, ये बड़ा बेहतरीन देश है। ये ऐसा देश आपको दुनिया में कहीं और नहीं दिखेगा। इसलिए सबका आंदोलन का टाइप भी अपना अलग अलग है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं। आप देखिएगा, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जब रैलियां होंगी, और रैलियां हुई भी हैं, तो आप देखिएगा बीजेपी वालों की क्या दुर्गति होने वाली है। चलिए, वो तो हो गया कि पहले आप बंगाल में गए थे, अब यूपी में जाएंगे, शायद पंजाब में भी जाएंगे। पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रांग है। अब आते हैं हरियाणा पे। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा में जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जहाँ कहीं भी कोई नेता जाते थे, आप प्रदर्शन करते थे, उनकी खिलाफत करते थे, कुछ नेताओं को पकड़ लिया जाता था, फिर आप उनको छुड़ाने के लिए फिर इकट्ठे हो जाते थे, ये सब चल रहा था। आपके कुछ नेता ये भी कहते थे कि जो बीजेपी है वो इस पूरे आंदोलन को हरियाणा में डाइवर्ट करना चाहती है, कि वहाँ दिल्ली से हरियाणा में डाइवर्ट हो जाए, कि ताकि यूपी में उसका ज़्यादा असर ना रहे या कुछ भी। आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो इस आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहती है हरियाणा में? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा भी ये मानना है। और ये हम बहुत पहले से इस बात को, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे नेता इस बात को रेखांकित करते आए हैं मीटिंगों के अंदर। क्योंकि एक जो पूरा इनका एक जो सिस्टम, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जो इनकी साजिश चल रही है हरियाणा में, वो हरियाणा के लेवल से नहीं चल रही। वो खट्टर की साजिश नहीं है, वो साजिश ऊपर से चल रही है। वो साजिश अमित शाह के ऑफिस से चल रही है, और मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। ये इनकी साजिश ये है कि भाई हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटा के हरियाणा में ही कहीं अलग अलग लगा दिया जाए। देखिए, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एडवाइजर होते हैं। अब आप देखिए कि जो ये नेताओं का या मुख्यमंत्री का बार बार आने का जो प्रोग्राम था, ये पिछले 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया। क्यों ज्यादा था? क्योंकि इनके लोग इस बात को समझ लेते हैं पहले ही कि भाई अब तो धान लगाने का समय आ गया। तो 10-15 दिन तो किसान वैसे ही खेत में बिजी रहेगा। वो अपनी संख्या बॉर्डरों पे बढ़ा नहीं सकता उतनी जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितनी हमारी 26 जनवरी 26 नवंबर को थी। संख्या हमारी अभी भी बहुत है, लेकिन जो एक बड़ा टारगेट जो होता है, वो खेतीबाड़ी के समय में तो वो करना संभव नहीं है उतना बड़ा। कि हम सोचें भी 10 लाख किसान अब हम वहां पे जोड़ देंगे, तो इस समय संभव नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जो गेम खेलती है वो ये खेलती है कि जब उनको लगता है कि इस समय किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे रिकॉर्ड तोड़ संख्या बढ़ा सकता है, उस समय ये ऐसे कारनामे कराते हैं हरियाणा के अंदर। ये हम 2-3 महीने से देख रहे हैं कि उस समय हरियाणा किसान दिल्ली में, हरियाणा का जो किसान है वो हरियाणा के अंदर उलझा रहे, वो दिल्ली के बॉर्डरों पे अपना ध्यान फोकस ना कर पाए। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं को, चाहे वो नौजवान नेता हो चाहे वो सीनियर नेता हो, वो इस बात को समझ चुके हैं, वो इस बात को पकड़ चुके हैं। इसीलिए हमने अपनी रणनीतियों में कुछ मामूली बदलाव किए हैं। सरकार में बैठे लोग, हरियाणा की सरकार में बैठे लोग ये कहते हैं, और पीछे उनके बयान भी आए हैं, कि अब इस आंदोलन में किसान नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साफ कहते हैं कि इस आंदोलन में अब किसान नहीं रहे। या तो विपक्ष पुश कर रहा है, या फिर वो लोग हैं जो मतलब उनकी दुकान चल रही है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे पंचायत के इलेक्शंस आएंगे, कोई जिला परिषद बनना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई आगे जाके शायद विधानसभा का या अपनी पार्टी बनाना चाहता है। तो अब सीधा सीधा अटैक आपके ऊपर ये आ गया है कि आप किसान नहीं हैं, आपको या तो पीछे से कोई पुश कर रहा है, और या फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहली बात, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये बात मैं आज आपके चैनल पे बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। चाहे आप 2024 के विधानसभा चुनाव आए या फिर अभी जिला पार्षदी के इनके चुनाव आए, अब उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, हमें चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। आप एक बात समझिए, आज मुख्यमंत्री का वो सम्मान नहीं है जो जनता द्वारा हमें दिया जाता है। आज लोगों को अपने चुने हुए विधायकों और मंत्रियों पे वो विश्वास नहीं है जो विश्वास उनको हमारे ऊपर है।
अरे भाई, जब समाज इतना विश्वास कर रहा है, जब समाज हमारी एक आवाज पे लाखों की संख्या में इकट्ठे होके कुर्बानी देने को तैयार है हमारे लिए, तो हमें और क्या चाहिए भाई। अब तो बस हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के इस विश्वास को हम बना के रखें, समाज के इस विश्वास को हम कायम रखें, और समाज के इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए यदि हमें अपनी गर्दन भी कटानी पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो ये कह रहे हैं कि ये जिला परिषद का इलेक्शन लड़ेंगे, ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ेंगे, जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये राजनीति आपके परिवार की, आपकी बापोती है क्या? आप ही आप लड़ेंगे और कोई दूसरा लड़ेगा तो आपको पेट में दर्द हो जाता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन मैं एक वैचारिक तौर पे, एक बौद्धिक तौर पे ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात, हमने अपने किसान परिवार के 550 से अधिक लोगों की कुर्बानी दी है, और उसके बाद हमारे ऊपर राजनीति के आरोप लगते हैं। हम चैलेंज करते हैं दुष्यंत चौटाला को, दुष्यंत चौटाला 550 छोड़ दे, दुष्यंत चौटाला 50 छोड़ दे, दुष्यंत चौटाला अपने घर से 10 लोगों की कुर्बानी दे के दिखा दे। यदि वो 10 लोगों की कुर्बानी समाज के लिए दे देता है वो, तो उसको हम हमेशा के लिए मंत्री बना देंगे, और जितना वो पैसा कहेगा उसको पैसा भी दे देंगे। पहले अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी तो दे के दिखा। अपने परिवार के सदस्य खोने का कितना दुख होता है वो हम जानते हैं। आज मेरी उम्र 27-28 साल है। मैंने आज से 27 साल में मैं जितने अंतिम संस्कारों में शामिल नहीं हुआ था, जितनी मैं 13वीं पे नहीं गया था, पिछले 7 महीनों में उससे कई गुना ज्यादा अंतिम संस्कारों में शामिल हुआ हूं। अपने किसान भाइयों के अंतिम संस्कारों में उनकी 13वीं पे, उनकी 17वीं पे गए हैं, और ये लोग क्या कहते हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, एक बात है अभिमन्यु साहब, अगर दुष्यंत चौटाला ने बोल दिया तो मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में इतराज क्या है? अगर कोई अच्छा नेता आंदोलन में से निकल कर आता है तो क्या सिर्फ वो किसान है इसलिए चुनाव नहीं लड़ेगा? मतलब क्यों दुष्यंत चौटाला ने बोल दिया है? क्या जो नेता हैं सिर्फ वही लड़ते आएंगे? क्या किसानों में से कोई नेता नहीं निकलेगा? देखिए, होता क्या है, हमें समाज की स्थिति समझनी पड़ती है पहले। आज के दिन हमारा समाज, ये कड़वी हकीकत है हमारे समाज की, जिसको मैं तो कम से कम स्वीकार करता हूं। हमारा ये समाज है जो चुनाव के समय किसान बन के वोट नहीं डालता, जो नौजवान बन के वोट नहीं डालता, जो छात्र बन के वोट नहीं डालता, जो भाईचारे के मुद्दे पे, छत्तीस बिरादरी की दोस्ती के मुद्दे पे वोट नहीं डालता, वो वोट डालता है किस बात पे? जाति पे। भाई मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं दलित हूं। वो वोट डालता है धर्म के नाम पे, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। वो वोट डालता है दारू की बोतल के ऊपर, वो वोट डालता है 2000 के नोट पे। हमारे देश में, हमारे देश का लोकतंत्र अभी इतना मैच्योर नहीं है कि यहाँ पे सामाजिक मुद्दों पे वोटिंग हो। यहाँ पे वोटिंग का पैटर्न क्या है? एक, अब मैं आपको बताऊं एक नई बात, शायद आपके दर्शकों के लिए नई बात हो। ये आप तो काफी रिसर्च करते हैं, शायद आप इस बात को जानते भी होंगे, हमारे संविधान में कहीं भी पार्टी शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन ये इन सब चोरों ने अपने गैंग बना लिए। ये क्या करते हैं भाई, कोई चंडीगढ़ में चुनाव होगा तो एक पंजे के पे अपना पंजे का सिंबल बेच देगा, एक कमल का सिंबल बेच देगा, एक कोई चाबी का सिंबल बेच देगा। अरे भाई, चुनाव तो वहां के लोकल लोगों के लिए मैटर करता है ना, तो आप वहां के लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। जब वोटिंग हो तो ईवीएम मशीन में जो कैंडिडेट है उनकी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो काम उससे पड़ेगा ना। यहाँ के लोग मोदी के पास थोड़ी जाएंगे, यहाँ के लोग राहुल गांधी के पास थोड़ी जाएंगे, यहाँ के लोग मनोहर लाल खट्टर के पास थोड़ी जाएंगे, उनको कौन जाने देगा उनको। तो ये जो गैंग बना लिया इन्होंने, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये क्या करते हैं, इनका सिस्टम क्या है पॉलिटिकल आज के दिन में? 5 करोड़ की कोई टिकट लेके आता है, 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया ऊपर खर्च करता है, यानी वो 10 करोड़ रुपया खर्च करके विधायक बनता है। अब उसका एजेंडा क्या हो जाता है? उसका एजेंडा होता है कि पहले 10 करोड़ पूरे किए जाएं, फिर अगले वाले इलेक्शन के लिए महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोल शतक मार चुका है, डीजल भी शतक मारने वाला है, तो महंगाई के हिसाब से वो अगले इलेक्शन के लिए वो 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में लग जाता है। यानी उसका 5 साल का टारगेट होता है किसी तरीके से 30 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए। तो वो जनता के लिए काम कहां से करेगा? वो तो भ्रष्टाचार करेगा। इसीलिए इतने बड़े घोटाले होते हैं। कोई पुल बनता है उसमें घोटाला, कोई मिड डे मील का होता है उसमें घोटाला, कोई छात्रों के लिए स्कॉलरशिप होती है उसमें घोटाला, सारी चीजों में घोटाले ही घोटाले। तो घोटाले की जननी तो वहां पे है ना। तो आप इस बात को समझिए, जब तक हमारे लोगों में, और ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, जब तक हमारे लोगों में अपने सोशल इश्यूज को लेके मास अवेकनिंग नहीं आएगी, और वो मास अवेकनिंग टेम्परेरी नहीं, वो मास अवेकनिंग परमानेंट होनी चाहिए। जब हमारा किसान ये कहेगा, आज की स्थिति तो ये है कि किसान पूरे तरीके से जागृत हैं, आंदोलन जीतने के बाद भी 1 साल बाद यदि वो कहेगा कि कोई भी चुनाव आ जाए मैं किसान बन के वोट डालूंगा, मैं एमएसपी गारंटी के मुद्दे पे या मैं C2+50 के अनुसार अपना एमएसपी बढ़ाने के मुद्दे पे वोट डालूंगा,